प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में लेंगे भाग। कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। लगभग 1000 नए सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नई दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्रों को प्रदान करेंगी डिग्री। स्नातक के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जापान दौरे का आज दूसरा दिन। रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में लिया भाग। अपने जापानी समकक्ष के साथ 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को बनाया निशाना। हमले में अमेरिकी नाविक दल के 3 सदस्य की मौत, 6 अन्य घायल। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज से धर्मशाला में 3-1 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया। मैच के पहले 2 दिन बारिश की संभावना। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने दौरे पर विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत विविध पहल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लॉन्च करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा पर्सनली फील हो रहा है और इट हैज बीन हार्ट वार्मिंग वेलकम I think from the people of Kashmir because the people of Kashmir are also happy with this क्योंकि लोगों में ऐसा एहसास लग रहा है कि मोदी जी के लिए बहुत खुश है। As a proud for Kashmir कि वो यहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। It's a big event और बड़ी अच्छी बात है। कोई बात कह के जाएंगे और कोई आगे के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप भी होगा, उनके पास कोई अच्छा सा यहाँ के लिए कोई पैकेज भी होगा। देखिए, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अच्छा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड। अजीम देश का अजीम प्रधानमंत्री कश्मीर की तरफ आ रहा है। मैं उनका वेलकम करता हूँ कश्मीर में और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर को एक अमन के गहवारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर कश्मीरियों के लिए एक खूबसूरत पैकेज होगा। प्रधानमंत्री देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस पर्यटन गंतव्य पोल और चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान भी लॉन्च करेंगे। वे चुनौती आधारित गंतव्य विकास CBDD योजना के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों की भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1000 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेशों का वितरण करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, जिनमें उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान,
उद्यमी आदि शामिल हैं। ऑनरेबल पीएम ने हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया है। वो अक्सर बेशतर आप उनको देखेंगे कि उनका जो अटायर है, कानी शॉल्स, वो पसंद करते हैं लगाना, तो उससे हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी जो है प्रमोशन होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे कैन कम फेस टू फेस विद द ऑनरेबल पीएम। तो एक उनके लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP राष्ट्र को समर्पित करेंगे। HADP एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण परिदृश्य को सम्मिलित किया गया है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक 5,015 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है जो 5 सालों में करना है, हमने कंप्लीट करना है। वो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हम एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पूरी तरह से हो जाएंगे। हमारे फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो रही है। बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमने उस पर ला रहे हैं जो फार्मर्स की बेनिफिट में है। पीएम मोदी लगभग 43 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे जो देश में तीर्थ यात्रा और पर्यटक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत चयनित 42 पर्यटन स्थलों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 के रूप में पर्यटन पर देश की नब्ज पहचानने की प्रथम राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों को अतुलनीय भारत के राजदूत बनने और भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान का शुभारंभ करेंगे। सभी को उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक नई विकास की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, एक नया कनेक्ट जो यहाँ के जनता के साथ उन्होंने कायम किया है, उसको और विस्तार देते हैं और किस तरह से एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ सबका विश्वास और सबका विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर भी देश के साथ आगे बढ़ता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। अपनी जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना भी शामिल है। हजरत बल तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को होगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ। हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना के जरिए तीर्थ स्थल का होगा पुनरुद्धार। लगभग 35 करोड़ की इस योजना में पर्यटन बढ़ाने, सीधे तौर पर रोजगार सृजन करने, स्थानीय कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थल में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, तीर्थ स्थल की 4 दीवारी के निर्माण सहित पूरे क्षेत्र का स्थल विकास, बहुस्तरीय कार पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा ब्लॉक और तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार का निर्माण, हजरत बल तीर्थ परिसर की प्रकाश व्यवस्था, तीर्थ स्थल के आसपास घाटों और देवरी पथों का सुधार, सूफी व्याख्या केंद्र का निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण शामिल है। इस परियोजना ने हजरत बल तीर्थ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत विकास को बढ़ावा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। समारोह के दौरान 3000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र बहु परिसर भाषा विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे।
22 सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा से नवनिर्वाचित सदस्य सैयद नसीर हुसैन को शपथ न दिलाने की गुहार लगाई है। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सैयद नसीर हुसैन पर आरोप है कि उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। अधिकारियों की मांग है कि जब तक इस मामले में जांच पूरी न हो जाए तब तक सैयद नसीर हुसैन को शपथ न दिलाई जाए। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर थे, जहां बेतिया जनसभा में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंची, जहां पर राम धुन पर उन्होंने कई गीत गुनगुनाकर दर्शकों का मन मोह लिया। बेतिया में कार्यक्रम के बाद हमारे संवाददाता राजेश राज ने अनुराधा पौडवाल से खास बातचीत की है। अनुराधा पौडवाल अभी बेतिया में है और अभी वो राम धुन पर उन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो लोगों को खूब पसंद आए। हमारे साथ हैं वो, अयोध्या भी गई थी, हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं, डीडी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव जुड़ रही हैं। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से राम का भजन आपने सुनाया, लोगों ने काफ़ी उसको सराहा। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है, पसंद करते हैं लोग, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप अयोध्या भी गई थी और आज अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में राम धुन पर बहुत सारे जी हाँ, क्या कहेंगे? अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत ही उत्साह वर्धक थे लोग और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की थी। म्यूजिक लवर्स तो हमेशा रहेंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान ये म्यूजिक लविंग कंट्री है और आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते हैं लोग यहाँ पे। अनुराधा पौडवाल गुजरे जमाने की मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं और वो अपने हजारों लाखों गाने से लगातार दर्शकों के दिलों पर राज करती रही हैं और अब वो कह रही हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या से लेकर बेतिया तक की जो यात्रा है उसमें उन्होंने राम धुन पर बहुत सारे गीत गुनगुनाए और दर्शकों को उनका गाना खूब पसंद आ रहा है। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ बेतिया पश्चिम चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। फाइलेरिया या हाथी पांव नामक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस रखी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली इस बीमारी से मुक्ति के लिए फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जा रही है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थान इस काम में अपना सहयोग दे रहे हैं। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के कार्यकर्ताओं ने फाइलेरिया मुक्त भारत का संकल्प लिया है। देखिए हमारे संवाददाता नवजीश चौधरी की उन्नाव के बदरका गांव से एक खास रिपोर्ट। हम अभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका गांव में हैं, जहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइलेरिया या हाथी पांव बीमारी से प्रभावित हैं। भारत सरकार ने इसको ख़त्म करने के लिए कैंपेन चला रखी है, जिसके तहत घर घर जाकर दवाई खिलाई जाती है लोगों को ये भी बताया जाता है कि इससे आप अपना बचाव कैसा कर सकते हैं। गांव को प्रेरित किया। ये फाइलेरिया बहुत असाध्य रोग है, इसका अपने गांव को फाइलेरिया मुक्त कराने के लिए महासा प्रमुख साथ में सबको सहयोग किया। सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम ही ने दवा खाई, फिर सबको पब्लिक, हमारी महासा बहू थी, आंगनबाड़ी थी, सब लोग के साथ में सबसे पहले दवा हमने खाई। फिर अपने गाँव की पब्लिक से जाके इनके साथ में सहयोग किया। हमने अपने भट्ठे बगल में गाँव में ईंट भट्ठा है, वहाँ कम से कम 25 लोगों को हमने दवा, 25 से 30 लोगों को दवा साथ में हमने खिलवाया। इन लोगों के साथ, आशा बहुओं के साथ में जाके सबको सहयोग किया कि हमारा गांव फाइलेरिया मुक्त हो। हमारे अंडर में जो टीम है, हमारी आशा बहू, आंगनबाड़ी बहन जी, तो ये लोग जो दवा खिलाती हैं घर घर जाकर के, जहाँ पे इनकार का काम होता है सब वहाँ जाके हम लोग देखते क्या रीज़न है कि क्यों नहीं खाई जा रही दवा। यदि एक बार फाइलेरिया हो गया तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकता। बस ये है कि हर साल दवा खाते रहेंगे तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। मरीजों को समझाते हैं और साफ सफाई के बारे में बताते हैं, घर के आसपास पानी न भरा रहने दें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ सफाई भी रखें और फाइलेरिया बचाव की दवाई खाएं। पहले जो फाइलेरिया बचाव की दवा है उसके खिलाने के सब घर में जाते हैं और जो लोग नहीं खाते हैं उनको समझाते हैं कि देखिए उनको है तो उनको काफ़ी समय से ठीक नहीं हुआ है तो सबको खानी है। दवा सबको खिलाते, पहले स्वयं खाई, अपने पति को खिलाई, बच्चों को खिलाई और सबसे कहते हैं एक जैसे पैरासीटामोल की गोली होती उतना ही इसका है और सब लोग खा लेते हैं, दवा समझाते हैं। 6, 7, 8 गोलियां खानी होती है, 3 DEC की हो गए, उसकी लेंथ के हिसाब से और एक अल्बेंडाजोल के। सरकार की योजना है
इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपने सुना, उन्नाव के इस बदरका गांव में बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं और बहुत सारे केसेस इस तरह के हैं जो लोग दवा खाने से मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ की टीम बहुत मेहनत कर रही है और लोगों को दवा खाने के लिए राज़ी कर रही है, उन्हें मना रही है और लोग दवा खा रहे हैं। और इन लोगों ने एक अभियान छेड़ दिया है और एक संकल्प तय कर लिया है कि हमें अपने गांव को, अपने एरिया को फाइल एरिया फ्री बनाना है। कैमरामैन आशुतोष के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज़, उन्नाव। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध किया जा रहा है। गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को किया जाएगा अब कवर। केंद्र सरकार देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। कोविड-19 के दौरान मोदी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसी को भी, खासतौर से गरीब परिवारों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत देश की लगभग 2/3 आबादी को कवर किया गया। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 में की थी। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिला। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लाभार्थियों को 1 किलो दाल भी प्रदान की गई। इस योजना का पहला चरण अप्रैल से जून 2020 तक का रहा। वहीं योजना का दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू रहा, जबकि योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक चला और योजना का चौथा चरण जुलाई से नवंबर 2021 के बीच में रहा। महत्वपूर्ण योजना का 5वां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चला, जबकि योजना का छठा चरण अप्रैल से सितंबर 2022 तक चला। 6 चरणों में करीब 1118 LMD खाद्यान्न आवंटित हुआ। इस दौरान कुल खर्च लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए रहा। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया। योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा NFS से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अतिरिक्त लागत वहन की जा रही है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुई योजना का वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2024 में विस्तार किया गया। 2024 में योजना के विस्तार की हुई घोषणा। 2024 से 5 साल के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न। सरकार अगले 5 साल में योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगी। गौरतलब है कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड से योजना का लाभ मिल रहा है। मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ऐसे में सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को अनाज खरीदने की दिक्कतों से भी मुक्ति मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मॉर्गन स्टैनली के मुख्य एशिया और उभरते बाजार इक्विटी रणनीतिकार जॉनथन गार्नर ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि एशियाई और उभरते बाजार इक्विटी एक नए युग में है, जिसका नेतृत्व भारत और जापान कर रहे हैं। गार्नर ने साथ ही कहा कि भारत मजबूत जीडीपी वृद्धि, मजबूत पूंजी प्रवाह, स्वस्थ कॉर्पोरेट मुनाफे और निवेशकों के लिए पहले से कहीं अधिक स्थिर वातावरण के चलते अच्छी स्थिति में है। इसलिए यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि भारत लगातार धर्मनिरपेक्ष तेजी के बाजार में आगे बढ़ रहा है। गार्डनर ने कहा कि अगर भारत की हालिया तिमाही को देखें तो आय में हर साल 23% की वृद्धि हुई है, जो तेजी के बाजार को चलाने वाले बहुत मजबूत बुनियादी सिद्धांत है। हालांकि चीन में बिल्कुल इसके विपरीत है। गार्डनर ने साथ ही कहा कि चीन में उपभोग व्यय, वेतन और इक्विटी पर रिटर्न में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारत में यह पूरी तरह से अलग है। भारत मजबूत जीडीपी वृद्धि और पूंजी प्रवाह के चलते अच्छी स्थिति में है। निजी क्षेत्र के बैंकों के बारे में बात करते हुए गार्डनर ने कहा कि भारत में वित्तीय क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और वित्तीय उत्पादों की बढ़ती मांग से फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमला कर एक बार फिर मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है। दक्षिणी यमन के पास मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले में दल के 3 सदस्य मारे गए हैं। वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोही समूह के हमले में मौत का यह पहला मामला है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि बुधवार को अदन की खाड़ी में यह हमला किया गया। जीवित बच्चे और लोगों ने जहाज छोड़ दिया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि गजा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उसने हमले किए हैं। हमला बारबाडोस के ध्वज वाले जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुआ है। इस हमले के बाद एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर संघर्ष बढ़ गया है, जिससे जहाजों की वैश्विक आवाजाही बाधित हो गई है। हूती विद्रोही पिछले कई महीनों से लगातार जहाजों पर निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने लाल सागर के अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज पर हुए हमले को लेकर अमेरिका के कड़े रुख को साफ किया है। आपको बता दें कि मालवाहक जहाज पर हुई मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका इस हमले के लिए यमन हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराना जारी रखेगा। अमेरिका ने इस हमले के विरोध में जवाबी कार्रवाई को तेज कर दिया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि हूतियों द्वारा किए जा रहे हमलों की शुरुआत होने के बाद से यह होने वाली पहली मौत है। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट आज से धर्मशाला में शुरू होगा। भारत ने 3-1 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। मैच के पहले 2 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मैच के बारिश से प्रभावित होने की उम्मीद है। भारत के दिग्गज अनुभवी स्पिनर आर अश्विन धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेलने उतरेंगे। अश्विन 100वां टेस्ट खेलने के साथ ही 14वें भारतीय क्रिकेटर और दूसरे भारतीय स्पिनर हैं। धर्मशाला के मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट खेला गया है। साल 2017 में खेले गए उस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।